हेलो एवरीवन, मैं सौरभ फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नई क्लास के साथ। आज मैं बीए सेमेस्टर थर्ड के पेपर CC7 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 4, इसमें हमें 1206 से लेकर 1550 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ना है। इससे आज एक टॉपिक उठाने वाला हूँ, सल्तनत कालीन आंतरिक एवं वैदेशिक व्यापार। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना लेट किए। सल्तनत काल की आंतरिक एवं वैदेशिक व्यापार मध्यकालीन भारतीय इतिहास का काफी महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह उनके आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार थी। यद्यपि आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की दृष्टि से अधिकांश सुल्तानों ने प्रायः किसी ठोस एवं व्यापक अर्थनीति नहीं स्थापित की थी, इसके बावजूद वाणिज्य एवं व्यापार में व्यापक वृद्धि हुई, जिससे आंतरिक एवं वैदेशिक व्यापार को प्रोत्साहन मिला। इस काल में कृषि गृह उद्योगों से जुड़ी हुई थी तथा कृषि आधारित अनेक उद्योगों का भी विकास किया गया था। साथ ही साथ इस दौरान कई तकनीकी उन्नति भी हुई, जैसे रहट, चरखा, रेशमी कीड़ों के पालन की नवीन तकनीक, कागज उद्योग हेतु उद्योगों की स्थापना आदि। इन तकनीकी प्रगतियों ने उत्पादकता एवं गुणवत्ता में भारी वृद्धि की। इसके प्रभाव से नगरों की संख्या में वृद्धि हुई, मुद्रा का अधिकाधिक प्रचलन तथा नगरों में कुशल कारीगरों की उपलब्धता होने लगी। इन सभी कारणों से इस दौरान कई उत्पादों का निर्माण आवश्यकता से अधिक होने लगा और इसकी गुणवत्ता भी उत्तम कोटि की होती थी। इसके कारण इनका आंतरिक एवं वैदेशिक व्यापार प्रारंभ हो गया। सल्तनत काल में जल और स्थल दोनों मार्गों से व्यापार व्यापक पैमाने से होने लगा। मुल्तान, लाहौर, देवगिरी और दिल्ली आदि उस समय की प्रमुख और विशाल व्यापारिक मंडियां थीं, जहां से वृहद तौर पर व्यापार होता था। प्रायः प्रमुख नगरें सड़कों द्वारा एक दूसरे को जोड़ती थीं। दिल्ली सुल्तानों की राजधानी थी, इस कारण वह विभिन्न स्थल मार्गों द्वारा सल्तनत के विभिन्न भागों से जुड़ी हुई थी, जिनके माध्यम से आंतरिक व्यापार तो होता ही था, साथ ही समुद्र तट तक अथवा भारत की स्थल सीमा तक वस्तुओं को पहुंचाकर उन्हें विदेशों में भेजा जाता था और विदेशी वस्तुओं को भारत में लाया जाता था। इस तरह स्थल मार्ग आंतरिक एवं वैदेशिक व्यापार के प्रमुख साधन थे। स्थल मार्ग के अतिरिक्त व्यापार जलमार्ग से भी होता था। देशीय व्यापार हेतु सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र तथा दक्षिण भारतीय नदियों का प्रयोग किया जाता था, जबकि विदेशी व्यापार हेतु सामुद्रिक मार्गों का प्रयोग किया जाता था। इस काल में सामुद्रिक व्यापार भी उन्नत अवस्था में था, जो मुख्य रूप से पश्चिमी देशों अफ्रीका, चीन, मलाया, पूर्वी द्वीप समूह और लंका आदि देशों से होता था। इब्न बतूता के अनुसार कालीकट, खंभात और भड़ोच उस समय के उन्नतिशील व्यापारिक केंद्र थे। सल्तनतकालीन शासक इस बात के भी प्रबंध करते थे कि व्यापारिक मार्ग सुरक्षित एवं सुविधाजनक रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए गए, सरायों का निर्माण किया गया, नदियों पर पुलों की व्यवस्था तथा व्यापारिक बंदरगाहों की व्यवस्था आदि कार्य किए गए। इस काल में दौलताबाद मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। दाभोल के बंदरगाह पर तांबा आता था और वहां से संपूर्ण भारत में भेजा जाता था।
गुजरात के बंदरगाह पर चीन और मलाया गुजरात के बंदरगाह पर चीन और मलाया से विभिन्न वस्तुएं आती थीं और संपूर्ण भारत में भेजी जाती थीं। गोवा, कालीकट, कोचीन, क्यूलोन पश्चिमी तट के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। पूर्वी तट तथा बंगाल और उड़ीसा तट पर अनेक प्रसिद्ध बंदरगाह थे। इस काल में अन्न, सूती और रेशमी वस्त्र, अफीम, नील, जस्ता, समुद्री मोती, चंदन, गोंद, केसर, अदरक आदि विदेश भेजे जाते थे। विदेशों से मुख्यतः घोड़े, गंधक, सोना, गुलाब जल आदि का आयात किया जाता था। इन व्यापारिक गतिविधियों की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसके द्वारा भारत से निर्यात अधिक तथा आयात कम मात्रा में होता था। भारत में विभिन्न देशों के व्यापारी व्यापार करने के लिए आते थे तथा बदले में सोना एवं बहुमूल्य धातुएं दे जाते थे। इससे ऐसा अनुमानित होता है कि सल्तनत काल में वस्तुओं की कीमत बहुत अधिक नहीं होती थी। तो अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस काल में कृषि, उद्योगों, नवीन तकनीकी विकास आदि कई कारक मौजूद थे जिन्होंने इसके आंतरिक एवं वैदेशिक व्यापार को प्रोत्साहित किया। यद्यपि इस काल में शासक द्वारा वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए कोई ठोस व्यापारिक नीति नहीं अपनाई गई थी, इसके बावजूद साहसी व्यापारियों के मनोयोगपूर्ण कार्यों से देशीय तथा अंतर्देशीय व्यापार में तेजी से विकास हुआ। इसके कारण भारत में विदेशों से वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। इस काल में नगरों की भी वृद्धि हुई। कुशल कारीगरों व शिल्पियों की नगरों में उपलब्धता तथा मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग आदि दर्शाते हैं कि इस काल में देश की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित होती जा रही थी और इससे अंतर्देशीय एवं देशीय व्यापार को काफी प्रचार प्रसार करने का मौका मिला। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सल्तनत काल में आंतरिक एवं वैदेशिक व्यापार काफी तेजी से विकसित हुआ। इसके लिए तत्कालीन परिस्थितियां भी काफी हद तक जिम्मेवार थी, क्योंकि भारत में जब तुर्कों का प्रवेश हुआ उसके पश्चात वे अपने साथ नवीन तकनीकी और विकास की नीति को लेकर आए और भारत में ग्राम प्रधान जो समाज था उसका स्वरूप बदलने लगा और वह शहरी स्वरूप को धारण करने लगा। वहां नए नए उद्योग धंधों का तेजी से विकास हुआ, जिससे जो ग्रामीण संरचना थी वह धीरे धीरे शहरी संरचना में बदलने लगी। काफी संख्या में कृषक जो थे वो कारखानों और उद्योगों में मजदूर के रूप में कार्य करने लगे और इसके पश्चात इन्होंने न केवल आंतरिक व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, बल्कि इसके साथ साथ वैदेशिक व्यापार करके देश में आयात निर्यात को बढ़ावा दिया। तो मुझे लगता है ये टॉपिक आज के लिए इतना ही। मैं इसे आज यहीं समाप्त करूंगा। मैं अगले टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होऊंगा एक नए क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।